ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯ ನಾಯಕ, ಯುವಜನಗದ ಆಶಾಕಿರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಧಿಕಾರ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಕೇತ, ಭವ್ಯ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸುಗಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕುರಿತು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. मंच पर विराजमान कर्नाटक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय प्रहलाद जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, इस चुनाव के मैदान में उम्मीदवार के रूप में खड़े सभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, श्रीमान वेंकैया नायडू जी, बहन निर्मला जी, श्री अनंत कुमार और उपस्थित सभी प्यारे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले इस सभा स्थल पर जो उपस्थित उत्साह और उमंग से भरे हुए नागरिक भाई बहन हैं, मैं नतमस्तक होकर के उनका वंदन करता हूं। मित्रों, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मेरे दो शब्द की आपने जिस प्रकार से इज्जत की है, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। आपके इस प्रेम को, आपके इस आदर को, आपकी इस भावनाओं को भाइयों बहनों मैं भली भांति समझ सकता हूं। कर्नाटक अपने 5 वर्ष का भविष्य तय करने जा रहा है। भाइयों बहनों, निर्णय आपको करना है कि आप ये कर्नाटक किसके हाथ में सुपुर्द करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कांग्रेस को बार बार कह रहे हैं कि कम से कम ये तो बताओ कि आपका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है। यहां की जनता पूछ रही है कि भाई आप हाथ तो दिखा रहे हो, करीब चेहरा तो दिखाओ। मित्रों, बिना चेहरे वाले हाथ से पता नहीं वो किसका हाथ हो सकता है।
वो हमें बचाएगा या बर्बाद करेगा, ये कहना कठिन हो जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं जगदीश जी को सालों से जानता हूं। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, जो कर्नाटक की हालत हुई थी, अगर किसी व्यक्ति के भीतर अप्रतिम गुण न हो, धैर्य न हो, जनता के प्रति प्रेम न हो, राज्य की भलाई का सपना न हो, संपूर्ण समर्पण न हो, तो जिस संकटों के बीच से जगदीश जी ने पिछले 9 महीने शासन दिया है, शायद ही कोई दे पाता। भाइयों बहनों, चुनाव में मैं कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे सभी बंधुओं का अभिनंदन करना चाहता हूं। पार्टी के भीतर उतार चढ़ाव आए थे, हम आंतरिक संकटों से जूझे थे, घर के भीतर कठिनाइयां झेली थी, लेकिन भाइयों बहनों, भाजपा के भीतर कुछ भी उबाल चला क्यों न हो, लेकिन कर्नाटक की विकास यात्रा में भाजपा की सरकार ने कभी भी उतार चढ़ाव का अवसर आने नहीं दिया। निरंतर चढ़ाव की ओर कर्नाटक को ले जाने का प्रयास अविरत रूप से किया है। और मैं कर्नाटक के भाइयों बहनों को आज एक ऐसे उदाहरण से परिचित कराना चाहता हूं, शायद हमारे मीडिया के मित्र भी इस जानकारी को बड़ी गंभीरता से सुनेंगे। मित्रों, कर्नाटक और गुजरात दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का उदय करीब बराबर हुआ था। और जो मुसीबतें कर्नाटक ने झेली, वो सारी मुसीबतें गुजरात में हमने भी झेली थी। 1995 में कांग्रेस से तंग आई हुई गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 2/3 बहुमत से विजय दिलाई। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, 95 में 2/3 बहुमत से हमें शासन मिला था, लेकिन पार्टी की अंतर व्यवस्था को और शासन व्यवस्था को संभालने का हमारा अनुभव नहीं था। दोनों का तालमेल करके कैसे चलना चाहिए, हम नए थे, सीख रहे थे, पहली बार शासन में आए थे, और उसके कारण हमें कठिनाइयां हुई। 95 में 2/3 बहुमत से आए, हमारे भीतर ही तूफान खड़ा हो गया। 9 महीने में हमारी एक सरकार चली गई।
दूसरा मुख्यमंत्री आया, साल भर में उसको जाना पड़ा। 5 साल के कालखंड में 4 सरकारें बदली गई, गवर्नर रूल भी आया, अनेक कठिनाइयों के बीच से हम गुजरे और ये लग रहा था कि अब गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ करके देखेगी नहीं। जितना समय सरकार चलाने का अवसर मिला अच्छी चलाई, लेकिन पार्टी के उतार चढ़ाव के कारण जनता जनार्दन हमें ठुकरा देगी, ये भय हमें भी था। लेकिन भाइयों बहनों, गुजरात की जनता ने, वहां के मतदाताओं ने बहुत ही सूझबूझ के साथ निर्णय किया और लोकतंत्र में जनता की एक दृष्टि होती है, एक ताकत होती है। सारे मीडिया प्रेडिक्शन थे कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा जीत नहीं सकती है। हमारे भीतर तूफान हो चुका था, लेकिन भाइयों बहनों, गुजरात की जनता उन घटनाओं को और सरकार के काम को अलग किया। सरकार के विकास की यात्रा को गहराई से देखा और परिणाम यह आया कि गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति गौरव करके फिर से 2/3 बहुमत दिया। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का भी कमाल देखिए। हमारी गलतियां थी, हमें कठिनाइयां आई थी, लेकिन जनता ने राज्य की भलाई के लिए हमारी उन गलतियों को माफ करके हमें सेवा करने का मौका दिया। अब जब जनता ने इतनी उदारता दिखाई, जनता का इतना बड़ा कर्ज हमारे पर था, तो हम लोगों ने मन में ठान ली कि अब गलती दोबारा होने नहीं देंगे और किसी ने भी चलाई हो उससे उत्तम सरकार चला करके दिखाएंगे। आज 12 साल हो गए दोस्तों, 12 साल जनता प्रेम वर्षा कर रही है। कर्नाटक भी उसी कगार पे आके खड़ा है। जिस माहौल को गुजरात के मतदाताओं ने देखा था, वही माहौल कर्नाटक के मतदाताओं के सामने भी है। जो अपप्रचार की आंधी गुजरात पे चली थी, वही अपप्रचार की आंधी कर्नाटक में भी चल रही है। और मुझे जितना भरोसा गुजरात के मतदाताओं पर रहा है, उतना ही भरोसा मेरे कर्नाटक के मतदाताओं के ऊपर है। गुजरात के लोगों का कैरेक्टर, कर्नाटक के लोगों का कैरेक्टर विकास के पक्ष का कैरेक्टर रहा है। नई ऊंचाइयों छूने के आकांक्षा वाला रहा है। नई सिद्धियों प्राप्त करने के सपने देखने का रहा है। और जिन जिन को कर्नाटक के भविष्य की चिंता है, जिन जिन लोगों को कर्नाटक के विकास की चिंता है, जो लोग सुखी, समृद्ध और सुरक्षित कर्नाटक देखना चाहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है वे सब के सब लोग बहुत बड़ी ताकत के साथ आज चुनाव में 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। ये मेरा पूरा भरोसा है। और भाइयों बहनों, अब कोई कांग्रेस को पसंद करने की गलती कर सकता है क्या? आपने किसी परिवार में बड़ी बेटी ब्याह दी हो और वो दुखी हो, तो आप दूसरी बेटी उस परिवार में शादी करवाते हैं क्या? दिल्ली उनको दिया, कितना देश दुख भोग रहा है, देख रहे हो ना। एक दिल्ली देकर के दुखी हुए हैं, क्या कर्नाटक देने की गलती कर सकते हैं क्या?
क्या कांग्रेस के हवाले कर्नाटक के भविष्य को तबाह किया करने देना चाहिए क्या? क्या कांग्रेस के मंसूबों को पार होने देना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के जितने नेता लोग आ रहे हैं, बड़ी भांति भांति के उपदेश देके जा रहे हैं। जरा उनको कर्नाटक के लोग एक सवाल पूछिए। मीडिया के लोग तो उन तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए मीडिया को तो मैं कहता नहीं हूं। वे लोग कभी मीडिया वालों से मिलते नहीं है, उनसे बात तक नहीं करते, उनको जवाब तक नहीं देते। लेकिन मैं जनता जनार्दन से प्रार्थना करता हूं कि आप कांग्रेस के लोगों को पूछिए, अगर दुनिया में सबसे बड़ी सरकार कहीं है तो वो सरकार दिल्ली में है। जितने प्रकार की सरकारों के रूप होते हैं, सभी प्रकार के रूप दिल्ली में है। केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, कॉरपोरेशन है, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सारे कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन, इलेक्शन कमीशन, डिकने कमीशन, फलाने कमीशन, सब कुछ दिल्ली में है और सीबीआई भी है। मेरे भाइयों बहनों, आप सीने पर हाथ रख करके मुझे जवाब दीजिए और सच्चाई से जवाब दीजिए। मैं इस मंच पर से पूरे कर्नाटक की जनता को कहता हूं कि मेरे सवाल को समझ करके सीने पर हाथ दे करके जवाब दीजिए। अपने घर में टीवी देखते हुए भी जवाब दीजिए। इतनी बड़ी ताकतवर सरकारें दिल्ली में बैठी है, क्या दिल्ली सुरक्षित है? क्या दिल्ली सलामत है? क्या दिल्ली में किसी को भरोसा हो सकता है? अगर इतने छोटे से दिल्ली को नहीं संभाल सकते, वो ये कर्नाटक संभाल सकते हैं क्या? संभाल सकते हैं क्या? और इसलिए भाइयों बहनों मैं कहता हूं कि कांग्रेस की बातों में मत आइए। और भाइयों बहनों, यह देश कांग्रेस को भली भांति जान गया है। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा कांग्रेस को जानता है। हर चुनाव में नए नारे लेकर के आना, नए मुखौटे पहन करके निकलना, ये कांग्रेस के हमेशा के कारनामे रहे हैं। लेकिन एक कांग्रेस का चरित्र है, अभी बोला अभी फोक। कुछ भी अभी बोल दिया, दूसरे ही पल उसको उल्टा देते हैं। ये जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, चीख चीख करके कांग्रेस के नेताओं ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। 100 दिन में महंगाई कम करने का दिल्ली सरकार ने वादा किया था। जरा ताकत से बताओ, वादा किया था? महंगाई कम हुई? भाइयों बहनों, महंगाई बढ़ी। आप इस कांग्रेस के वादों पर भरोसा कर सकते हो? कर सकते हो? अभी जयपुर के अंदर कांग्रेस नया रंग रूप सजाने में लगी थी। उनको लगता था कि गुलाबी नगरी में वो भी गुलाबी बनकर के निकलेंगे। और क्या क्या वादे किए थे। और हिंदुस्तान ने, मीडिया ने उस कार्यक्रम पर एक सप्ताह चलाया था। पहले कथाओं पर, रामायण पर सप्ताह होती थी। हमारे देश के मीडिया के पंडितों ने, पॉलिटिकल पंडितों ने एक सप्ताह भर क्या क्या विशेषण दिए थे, क्या क्या नए रंग उसमें भरे थे, रंग भरे थे, और कैसा गुब्बारे में हवा भर भर करके बड़ा बनाने की कोशिश की थी। और जयपुर को अभी 100 दिन नहीं हुए हैं मित्रों। जयपुर के वादों को, जयपुर की बातों को, जयपुर की आशाओं को 100 दिन नहीं हुए हैं। लेकिन वही कांग्रेस ने
जयपुर से कर्नाटक आते आते अपने ही वादों पर पानी फेर दिया। जिन्होंने कहा था, और कांग्रेस में जो सोने का चमचा लेकर के पैदा हुए हैं, जो गोल्डन स्पून लेकर के जन्म लिया, ऐसे नेता सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अंदर 15,000 वोट से ज्यादा वोट से हारे हुए लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। कर्नाटक में क्या हुआ? ऐसे लोगों को टिकट दिया कि नहीं दिया? अपनी बातों पर पानी फेर दिया कि नहीं फेर दिया? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी क्रिमिनल्स को टिकट नहीं देगी। क्या कांग्रेस दावे के साथ कहती है कि कर्नाटक के अंदर उसने क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दिया है? दिया है दोस्तों, दिया है। क्या जयपुर की बातों पर पानी फेर दिया? भाइयों बहनों, जयपुर में उन्होंने कहा था देश की नई पीढ़ी को, नई समाज को, नए लोगों को उनके हाथ में देश सुपुर्द करने की आवश्यकता है। वंश परंपरागत व्यवस्था से बाहर निकलना होगा, ये कहा था। क्या कर्नाटक के चुनाव में बड़े परिवार के बड़े वोटों को टिकटें मिली है कि नहीं मिली है? भाई को टिकट मिली है कि नहीं मिली है? अरे बेटे को भी और दामाद को भी टिकट मिली है कि नहीं मिली? अरे जरा देश पूछना चाहता है कि जयपुर में आपने देश के सामने वादे किए थे, बहुत बड़ा चिट्ठा पढ़ करके सुनाया था। मित्रों, मैं 100 चीजें गिनवा करके दे सकता हूं कि उनका कहना एक होता है, करना दूसरा होता है। उन पे भरोसा मत कीजिए मित्रों। हमसे गलती भी होगी तो हम गलती को स्वीकार करके आपके चरणों में बैठने को तैयार होते हैं। उनकी तरह डंडा चलाने वाले लोग नहीं है। भाइयों बहनों, हम जिस समाज व्यवस्था में पले बढ़े हैं, हम लोगों के संस्कार है। आज भी हमारे परिवारों में मां अगर बेटे को कुछ कहती है तो कभी बेटा मां की बात का अनादर नहीं करता है। सही है ना? कोई बेटा मां की बात का अनादर करता है भाई? इस देश के संस्कार और रीति नीति है। लेकिन कांग्रेस के हाल क्या है? मां कहती है, रो रो करके कह रही है, बेटा पावर पॉइजन होता है, बेटा सत्ता जहर होती है। और 100 दिन के भीतर भीतर बेटा घूम घूम के कह रहा है, हमें कर्नाटक में सत्ता दो, हमें कर्नाटक में सत्ता दो। कौन से सत्य को सुना जाए, किस चरित्र को माना जाए? और इसलिए भाइयों बहनों में कहने आया हूं, ये दोगली बातें, ये दोगली नीति 50 साल तक देश को तबाह कर चुकी है मित्रों। और कांग्रेस के लिए सत्ता एक जहर है जो कहा गया, उन्होंने बात कहीं अधूरी छोड़ दी है। मैं आज पूरी करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की सत्ता हिंदुस्तान के लिए भांति भांति के जहर फैलाने का कारण बनी है। यही कांग्रेस पार्टी का शासन है जिन्होंने जातिवाद के जहर को पनपाया है। यही कांग्रेस का शासन व्यवस्था है जिसने कौमवाद के जहर को फैलाया है। यही कांग्रेस की परंपरा है जिसने प्रांतवाद के जहर को फैलाया है। यही कांग्रेस की रीति नीति है जिसने भ्रष्टाचार के जहर को कूट कूट के भर दिया है। यही कांग्रेस का जहर है जिसने हिंदुस्तान में परिवारवाद को बल दिया है।
आप ही का ये जहर है जिसने हिंदुस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में बांट के रखा हुआ है, भाई से भाई को लड़ा करके रखा हुआ है। भाइयों बहनों, हमें कर्नाटक को बचाना है। आवेश में, गलती से, किसी भी हालत में ऐसे लोगों के हाथ में कर्नाटक न चला जाए, इसलिए जागरूक प्रयास करने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, ये यहां बैठा हुआ लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए लोग कर्नाटक में हैं। बंगलुरु एक प्रकार से मिनी हिंदुस्तान का रूप हो चुका है। आपने ऐसी कोई सरकार देखी है जो वोट से ऊपर उठ करके देश के गौरव को बढ़ाने के लिए, देश की इज्जत को कोई चोट न पहुंचे, भारत में कहीं से भी मन को कसोट न रह जाए, दूर सुदूर पूर्वांचल में रहने वाले मेरे भाई बहन, कोई नागालैंड, कोई मिजोरम, कोई अरुणाचल प्रदेश, कोई त्रिपुरा, कोई पढ़ाई के लिए, कोई रोजी रोटी के लिए बेंगलोर में आए थे, अफवाहों ने उनको मुसीबत में डाल दिया। मैं जगदीश जी को बधाई देता हूं, भाई अशोक को बधाई देता हूं। इन्होंने दिन रात जाग करके पूरे हिंदुस्तान को एक संदेश दिया कि पूरा देश हमारे भाई बहन है, हम उनको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। मित्रों, ये ऊंचाई से काम करने वाले लोग हैं। ये घटना छोटी नहीं है मित्रों। आज जो देश में वातावरण पैदा किया गया है, उससे उलट काम जगदीश जी ने, सरकार ने करके भारत के किसी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे उससे वोट मिलने वाला हो या न मिलने वाला हो, लेकिन उसकी सुरक्षा की चिंता करने का काम किया है। और दिल्ली में बैठी हुई सरकार लोगों को असहाय छोड़ दिया है। बालिका की जिंदगी भी सलामत नहीं है दोस्तों। क्या उनके हाथ में कर्नाटक देना है? क्या यह गलती हमें मंजूर है? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं कहने आया हूं, और गुजरात ने एक मिसाल कायम की है। यहां इतने पढ़े लिखे लोग हैं, पॉलिटिकल पंडित हैं। इस मेरे भाषण के बाद सारी टीवी मीडिया में डिबेट होने वाला है, भरपूर चर्चा होने वाली है। उन चर्चा करने वाले मित्रों से मैं एजेंडा देना चाहता हूं। मैं कांग्रेस के मित्रों को चैलेंज करता हूं, मैं आह्वान करता हूं, ललकार करता हूं। ये गोल्डन स्पून लेकर के पैदा हुए नेताओं से विशेष रूप से आग्रह करता हूं, जवाब दो, देश को जवाब दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और कांग्रेस की सरकारें, 5 साल का भाजपा सरकार का काम और 5 साल का कांग्रेस सरकार का काम, आइए हर पहलू पर दोनों सरकारों की तुलना कीजिए। चाहे वो कर्नाटक बीजेपी की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ बीजेपी की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार हो, चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे जी के 5 साल का कालखंड रहा हो, चाहे हिमाचल में धूमल जी का 5 साल का कालखंड रहा हो, चाहे दिल्ली में हमारा शासन रहा हो, कोई भी 5 साल उठा लीजिए, बीजेपी की कोई भी सरकार उठा लीजिए, पैरामीटर आप तय कीजिए। और मैं दावे से कहता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, इंक्लूडिंग कर्नाटक सरकार, कांग्रेस से बेहतरीन सिद्ध हो जाएगी, यह मैं दावे से कहता हूं। लेकिन जब विकास की बात आती है तो कांग्रेस के मुंह पर
इटली का ताला लग जाता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, इतना बड़ा महत्वपूर्ण राज्य का चुनाव हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था में कर्नाटक का बहुत बड़ा योगदान है, देश की युवा पीढ़ी के लिए कर्नाटक एक बहुत बड़ी आशा है। उसके भाग्य का निर्णय झूठ के आधार पर नहीं हो सकता है, अपप्रचार के आधार पर नहीं हो सकता है, कुछ गठनों को तुल देकर के नहीं हो सकता है। सच्चाई की धरातल पर चीजों को देखना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं, ये हमारे कांग्रेस के नेता यहां भाषण दे रहे हैं, दिल्ली में उनकी सरकार है, सरकार उनकी, व्यवस्था उनकी, निर्णय उनके, मुद्दे उनके, योजना उनकी, सब उनका। हर 21 अप्रैल को आईएएस आईपीएस के दिन की परंपरा को स्मरण में ऑल इंडिया सिविल सर्विस डे मनाया जाता है और प्रधानमंत्री उस दिन हिंदुस्तान के राज्यों में अच्छे काम होते हैं उसकी एक कमेटी परीक्षण करती है और परीक्षण करके जिन राज्यों के उत्तम काम होते हैं उनको अवार्ड देती है। यहां नामांकन हो चुके थे, चुनाव की गहमागहमी चल रही थी, कांग्रेस के लोग कर्नाटक की भाजपा की सरकार को दिन रात गालियां दे रहे थे, झूठ फैला रहे थे, जगदीश जी को भला बुरा बोल रहे थे। उसी समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार कर्नाटक को 2-2 पुरस्कार दे रही थी, 2-2 पुरस्कार दे रही थी। मित्रों, पूरे देश में से 7 राज्यों को पुरस्कार, 7 पुरस्कार देने थे पूरे देश में से, और दिल्ली की कांग्रेस की सरकार को देने थे। उन्होंने तय किए हुए पैरामीटर के आधार पर देने थे। लेकिन भाइयों बहनों, आपको जानकर के हैरानी होगी, 7 अवार्ड में से एक भी अवार्ड, मैं फिर से बोल रहा हूं, कांग्रेस की सरकार ने अवार्ड दिए, एक भी अवार्ड हिंदुस्तान की एक भी कांग्रेस सरकार को नहीं मिला। डूब मरो मेरे कांग्रेस के मित्रों, डूब मरो। आप देश पर बोझ बन गए हो, देश पर संकट बन गए हो। इतना ही नहीं, 7 अवार्ड मिले, उसमें कर्नाटक अकेला राज्य है जो 7 में से 2 अवार्ड लेके आया है। एक गुजरात को मिला, एक छत्तीसगढ़ को मिला, एक सिक्किम को मिला। कांग्रेस की कोई सरकार सिक्किम की भी बराबरी नहीं कर पा रहा है, बोला सिक्किम की बराबरी नहीं कर पा रहा। अगर ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और बड़ी बेटी देकर के हम दुखी हो चुके हैं, तो कोई छोटी बेटी देने का पाप कर सकते हैं क्या? कतई नहीं कर सकते मित्रों। इतना ही नहीं मित्रों, गरीबों की भलाई के लिए इंदिरा गांधी के जमाने से एक 20 पॉइंट प्रोग्राम चलता है। अटल जी की सरकार आई, उन्होंने उसको चालू रखा था, मोरारजी भाई की सरकार आई, उन्होंने भी चालू रखा था, बाकी सब सरकारों ने इसको कंटिन्यू किया था। और वो गरीबों की भलाई के लिए कार्यक्रम थे, सब सरकारें चलाती थी। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में उसका रेगुलर भारत सरकार मॉनिटरिंग करती थी और उसको परफॉर्मेंस पर उनका रेटिंग होता था। हर 6 महीने रेटिंग होता था और बारीकी से उसका अध्ययन एक अलग डिपार्टमेंट काम करता था। पिछले 1 वर्ष से उन्होंने काम बंद कर दिया। योजना इंदिरा जी की योजना आज भी चालू है,
लेकिन रेटिंग करना बंद कर दिया। क्यों? इसलिए बंद कर दिया कि गरीबों की भलाई के लिए सभी राज्यों के परफॉर्मेंस का जो रेटिंग हुआ पिछले 10 साल लगातार, हर 6 महीने होता था, 10 साल में 20 बार हुआ। मित्रों, कांग्रेस की एक भी सरकार इंदिरा गांधी के खुद के कार्यक्रमों के इंप्लीमेंटेशन में 1 से 5 में कभी उसका नंबर नहीं आया। यानी ये गरीबों की नाते करना कितना खोखला है इनका, कैसे लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं, ये उन्हीं के अपने दस्तावेज बताते हैं। और गरीबों के कल्याण के कामों में अगर उत्तम से उत्तम परफॉर्मेंस किसी का रहा है पूरे देश में, तो भाजपा शासित राज्यों का रहा है, या तो नॉन यूपीए राज्यों का रहा है। यूपीए की एक भी सरकार का नामो निशान नहीं मिला है। मित्रों, क्या हम इस सच्चाई को नकार सकते हैं? यहां पर आकर के गोल्डन स्पून लेकर के पैदा हुई है नोता, शायद जगदीश शेट्टार का पूरा नाम भी नहीं बोल सकते, गलती कर देंगे, बोलेंगे तो पक्का गलती कर देंगे। जरा ट्रायल करना, कभी मुलाकात हो जाए तो मीडिया वाला है। मित्रों, उन्होंने ललकारा कि रोजगार नहीं दिए। जरा दर्पण में अपना मुंह भी तो देखो। आपका चुनावी मैनिफेस्टो निकालो, लिखित में आपने कहा है 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था। मैं यहां बैठे हुए नौजवानों से पूछता हूं, आप में से कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? कोई है भाई? आप में से कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? क्या झूठ बोल रहे हो भाई? और कर्नाटक की भूमि में आकर के कर्नाटक को ललकार रहे हो। मैं हैरान हूं मित्रों, ये कांग्रेस की कुछ आदतें जाती नहीं। पिछले 12 साल से वो गुजरात को बदनाम करने में लगे, सारी दुनिया में बदनाम करते रहे। इस बार मैं चुनाव में देख रहा था, कर्नाटक को भी बदनाम किया, कर्नाटक को गालियां दी। आप कर्नाटक को गाली देके कर्नाटक से वोट मांगने आए हो? अरे कांग्रेस के नेताओं, आपने कर्नाटक की जनता की माफी मांगनी चाहिए। आपने पूरे विश्व में कर्नाटक को नीचा दिखाने की भाषा का प्रयोग किया है। और ये ऐसे लोग हैं जिनको कभी भारत माता मधुमक्खी का छाता दिखती है, तो कभी उनको कर्नाटक बेआबरू दिखता है। मित्रों, देश के इन प्रकार के अपमानित करना, और देश से भी खुद बड़े हैं, राज्यों से भी उनकी अहमियत ज्यादा है, देश से बड़ा दल है, ये कौन सी डिक्टेटरशिप की भाषा लेकर के आए हो? क्या कारण है आप यहां की जनता को कोसने के साहस दिखाते हो? भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों काफी सरमन सुनता आया हूं। बहुत बड़े बड़े उपदेश जो तपोवृद्ध वयोवृद्ध लोग देते हैं, ऐसे उपदेश सुनता आया हूं। अभी एक नेता ने कहा, गोल्डन स्पून में लेकर पैदा हुए हैं, उन्होंने कहा एक व्यक्ति से कुछ नहीं हो सकता। ये उन्होंने कहा, किसी एक व्यक्ति से कुछ नहीं हो सकता। मेहरबान, आपका जो ज्ञान है, आपने जो इतिहास पढ़ा है, आपने जिस दुनिया को देखा है, उसमें आप जो कह रहे हो वो सही है। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमने जो इतिहास पढ़ा है, हमने जो परंपराएं देखी हैं,
हमने जो विरासत को देखा है उससे हम कह सकते हैं एक व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। गोल्डन स्पून लेकर के पैदा हुए मेहरबान सुन लो, ये बात आपके लिए है ताकि आपको इतिहास का थोड़ा ज्ञान हो जाए। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी बात सही है, और एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, ये मेरी बात है, मैं सबूत देता हूं। देश आजाद हुआ, सैकड़ों राजे रजवाड़े थे, सब राजे रजवाड़े अपनी हुकूमत चाहते थे, और उस समय देश को एक करने का एक बहुत बड़ा काम हमारे सामने था। देश को बिखरने से बचाना था, देश को जोड़ना था। एक नेता थे जिनके पास एक राज्य का जिम्मा था। पंडित नेहरू के पास जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी थी, और बाकी हिंदुस्तान के सैकड़ों राज्य और रजवाड़ों को मिलाने की जिम्मेवारी सरदार पटेल की थी। राहुल जी सही है, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर हमारे सामने उदाहरण है, और एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। आज से तो हिमाचल, हिंदुस्तान हमारे सामने है, सरदार पटेल हमारे सामने है। क्या देश को इस प्रकार से उल्टे चश्मे पहनाओगे? क्या देश को इतिहास को नकार करके आंख में धूल झोंकने का काम करोगे? मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, और मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं कांग्रेस के भीतर से पैदा हुए महापुरुषों को भी आदरपूर्वक याद करके बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति जब देश में शासन करता था, सर्वसत्ता उसके हाथ में थी, लंबा तजुर्बा था, विश्व भर में नाम था, गुलाब की महक थी, सब था, ताम झाम भी था, लेकिन देश विदेशों से गेहूं मंगवा करके खाता था। पीएल 480 ये गेहूं जब तक हिंदुस्तान के समुद्री तट पर उतरते नहीं थे, देश के गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता था। एक नेता थे, ये बर्बादी का आलम था, और एक दूसरे नेता थे जिसने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और हिंदुस्तान के किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए, और आज इतने साल के बाद भी हिंदुस्तान को अन्न का दाना बाहर से नहीं लाना पड़ता। मेरे मेहरबान सुन लो, एक व्यक्ति ने डुबो दिया था, लेकिन वो एक व्यक्ति था जिसने देश को बचा भी लिया था। भाइयों बहनों, वो टीवी पर डिबेट करने वाले मेरे पॉलिटिकल पंडित, जरा थोड़ा होमवर्क करके जाया करिए। आप तय करो भाइयों बहनों, मित्रों, जितना जल्दी ये देश कांग्रेस से मुक्त होगा, उतना ही ये देश दुनिया में अपना नाम कमाएगा। दिल्ली में ऐसी दुर्बल सरकार है मित्रों कि दिल्ली को तो नहीं संभाल सकती, लेकिन दुनिया में जिस देश के लिए आज से 7-8 साल पहले गाजे बाजे के बाद साथ कहा जाता था, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा बोलता था,
विश्व भर मानता था कि अगली शताब्दी हिंदुस्तान की शताब्दी है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, विश्व भर में हिंदुस्तान सीना तान के खड़ा हो गया था। दुनिया को हमारी ताकत का परिचय हुआ था। आज क्या हाल है? ऐसी दुर्बल सरकार देश ने कभी देखी नहीं, ऐसे दुर्बल नेता कभी देखे नहीं, ऐसी दृष्टिहीन व्यवस्था देखी नहीं। मित्रों, केरल के अंदर इटली से आकर के 2 मछुआरों को मार दिया जाए, और इटली इतने बड़े देश को आंखें दिखाए कि हम गुनहगार को नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़े। मैं तो हैरान हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन न किया होता तो दिल्ली की सरकार कुछ नहीं करती। मित्रों, भाइयों बहनों, बताइए, इस देश की इज्जत के लिए भारत का तिरंगा झंडा झुके नहीं, इसलिए गरीब मां बाप परिवार को छोड़ करके सरहद पर तैनात मेरे देश के जवान, जिसकी सांसों में भारत माता की जय सिवा कुछ नहीं होता है, वो मेरे जवान मेरे देश की शान, पाकिस्तान आकर के उनके सर काट करके ले जाए और दिल्ली की सल्तनत कुछ भी न कर पाए, और करे तो क्या करे, उनके प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन दे। आप क्या विश्व को क्या संदेश दे रहे हो? मित्र, चीन हिंदुस्तान की सीमा में घुस आए और भारत के पास जानकारी तक न हो। विश्व के अंदर एक आवाज से चीन की इन हरकतों के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। हफ्ते भर से घटना घटी है, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्या इसमें भी अलायंस पार्टनरों का दोष है क्या? वरना वो हर चीज में कहते हैं ये कोalition प्रॉब्लम है। क्या ये कोalition प्रॉब्लम है क्या? ये आपकी सरकार, कौन सा आपका साथी दल विरोध में आ रहा है? मालदीव, छोटा सा मालदीव, वो आपको आंखें दिखा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। सरबजीत पर हमला हो जाए और ज्यादा से ज्यादा दिल्ली क्या कर पा रहा है? उनके रिश्तेदारों को भेजने में सफल हो रहा है और कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है। आप मुझे बताइए, क्या कभी हमारे देश की यह दुर्बलता कभी हमने अनुभव की थी? और कारण क्या है? कांग्रेस के मित्रों, जिम्मेवार आप हो। दुनिया में हमारे 100 करोड़ 120 करोड़ देशवासियों को अपमानित करने के लिए जिम्मेवार आप हो। कारण आपने कभी सुना है भाई? आपने कभी कोई अखबार में ऐसी खबर सुनी है, किसी परिवार से सुना है कि कोई बच्चा स्कूल में एग्जाम दे रहा हो और आंसर पेपर बगल वाले स्टूडेंट का उठा करके उसी में लिख दे? ऐसा सुना है कभी? सुना है भाई? छोटा बच्चा भी गलती नहीं करता। इस देश के विदेश मंत्री विदेश में दूसरे देश का भाषा पढ़ने लग गए। मैं हैरान हूं भाई। और ये क्या दुर्भाग्य है जी, कैसे कैसे लोगों ने कर्नाटक की बेइज्जती की है, उसमें एक नाम ये भी है। आप बताइए, सारे कभी किसी ने कल्पना की होगी कूटनीति के क्षेत्र में जिस धरती पर चाणक्य पैदा हुए हो, वहां के विदेश मंत्री पता नहीं है कि कागज किसका मेरे हाथ में, 62 पढ़ने तक पता नहीं चलता है मैं किस देश का विदेश मंत्री हूं।
मैं तो कांग्रेस के नेता यहां आकर के बोल रहे हैं, करप्शन पर भाषण कर रहे हैं। देखिए इनकी हिम्मत देखिए, और क्या सर्टिफिकेट दिया, दुनिया में सबसे रिकॉर्ड करप्शन कर्नाटक। मतलब ये सारे करप्शन के रिकॉर्ड यही रखते हैं, पूरा ब्यूरो बनाए लगता है। अरे गोल्डन स्पून प्ले करके पैदा हुए से हमारे नेता महोदय, आपका अकेला 2G घोटाला, आपका अकेला 2G घोटाला, उसके जो अंक होते हैं ना 1,74,000 करोड़, वो अगर लिखना शुरू करें, और मैं चाहता हूं, आप तो पढ़े लिखे हैं कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आपके यहां कोई पढ़ा लिखा हो तो उसको एक काम दीजिए, 7 रेस कोर्स रोड पर से 1 लिख करके शुरू कीजिए, और लिखते लिखते आगे बढ़िए, आखिरी 10 जतपन जाकर के पहुंचेगा। 1,76,000 करोड़ जमीन पर लिखोगे तो रेस कोर्स रोड से ये 10 जनपद तक लिखा जाएगा। इतना लंबा फिगर होता है, और आप हमें बता रहे हो। भ्रष्टाचार की कोई जननी है तो कांग्रेस है। देश को भ्रष्टाचार में डुबाने का पाप किसने किया हो तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी में वो दम है, कमियों से ऊपर उठ करके अच्छाइयों को स्वीकार करना, अच्छाइयों को लेकर के भलाई करना, सामान्य से सामान्य मानवी का अच्छा करना, इस मकसद को लेकर के हम चलते हैं। क्या कारण है कि आज कर्नाटक में ग्रामीण विकास में जो काम हुआ है, मित्रों, आपको अखबारों में यहां छपता है कि नहीं छपता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। पिछली हमारी जो एनडीसी की मीटिंग हुई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, उसमें सभी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, हर मुख्यमंत्री बोलते हैं, लेकिन मैं देख रहा था इस बार जब हमारे जगदीश जी कर्नाटक की बात बता रहे थे, पूरा सदन, प्रधानमंत्री समेत जगदीश जी के एक एक शब्द की नोट ले रहा था। कर्नाटक की वैज्ञानिक तरीके से हो रहे विकास यात्रा को पूरा हिंदुस्तान नोटिस कर रहा था। मित्रों, दिल्ली सरकार पर उसका प्रभाव था, दबदबा था। जगदीश जी बोलते कम है, और बोलते हैं तब भी बहुत मधुर बोलते हैं। लो प्रोफाइल रहने का स्वभाव है। उसके बाद भी मैंने एनडीसी के मीटिंग के 700-800 लोग, पूरे हिंदुस्तान की वरिष्ठ टीम, मैंने निकट से देखा था। वहां कर्नाटक का क्या दबदबा था दोस्तों, और सीना गर्व से फूलता था दोस्तों। वाह, मेरा क्या भाग्य है कि मैं ऐसी पार्टी का कार्य करता हूं जिसमें जगदीश जी जैसे नेता। हमारे पास ये सामर्थ्य है मित्रों, एक से बढ़कर एक नेतृत्व देने की सामर्थ्य ये भारतीय जनता पार्टी में है। कर्नाटक के मेरे भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि आप कर्नाटक को बर्बाद किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। मुझे आप पर भरोसा है। बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक की उठापटक की राजनीति में स्थिरता दी है।
बड़ी मुश्किल से अचीव किया है, इसे आगे बढ़ाना है। विकास की यात्रा को कठिनाइयों के बीच भी चलाया, उसको तेज गति से आगे बढ़ाना है। और उस तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए भाइयों बहनों, हमें कर्नाटक की जनता जनार्दन का आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, 5 मई आपकी शक्ति के परीक्षण का, परिचय का अवसर है। सारे पॉलिटिकल पंडितों को धरती की सच्चाई क्या है वो दिखाने का अवसर है। झूठ अपप्रचार की आंधी के बीच सत्य को उजागर करने का अवसर है। और भाइयों बहनों, बहुत भारी ताकत से मतदान करके, कमल के निशान पर बटन दबा करके, भाइयों बहनों, ये कर्नाटक के ऊपर कोई पंजा मत पड़ने दीजिए। कर्नाटक की तिजोरी को किसी भी पंजे के हाथ लगने मत दीजिए। मित्रों, ये कर्नाटक तबाह हो जाएगा भाइयों। और कर्नाटक का तबाह होना, कर्नाटक तबाह नहीं होगा, हिंदुस्तान की पूरी विकास यात्रा की संभावनाओं को ये गहरी चोट पहुंचेगी, देश को भारी नुकसान हो जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हमेशा हमेशा के लिए कर्नाटक की धरती से कांग्रेस को अलविदा कर दो मित्रों, विदाई दे दो। भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान को बटन दबा करके 5 तारीख को वोट दे करके इस विजय यात्रा में आप भी शरीक हो और हमें एक अच्छी सरकार देने का, विकास आगे बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार अवसर दो, यही प्रार्थना करता हूं। मेरे साथ मुट्ठी बंद करते हुए पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे